हाँ स्टूडेंट्स, हम आप पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी जो है इसके लिए तुमको फोर्स ढंग से पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है तुमने फोर्स ढंग से पढ़ा है, मोशन भी ढंग से पढ़ा है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तुमने अच्छे से किया है। तो तुम्हें इसमें काफी काम आसान हो जाएगा, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, वर्क एंड एनर्जी यानी कि वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी से हम नेचुरल सेंस में मतलब लिंग्विस्टिक सेंस में यानी कि बातचीत के सेंस में हम क्या कहते हैं, एनर्जी को कैसे समझते हैं भाई? यार इसमें तो बहुत एनर्जी है, जो इतनी देर तक भाग लेता है उसको तो हम स्टैमिना भी कहते हैं। यानी कि क्या है वो, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे समझना पड़ेगा, तब जाके हम एनर्जी पे आएंगे। अब मैंने पहले पूछ तो लिया तुमसे एनर्जी पर, तुम्हें सोचना चाहिए कि वर्क एंड एनर्जी लिखा है मतलब सीक्वेंशली ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि काम तो सही करना पड़ेगा। चलो वर्क की बात करते हैं, तो पहले वर्क पढ़ेंगे फिर एनर्जी पढ़ेंगे, और तीसरा भी एक पार्ट है इसमें छोटा सा, उसका नाम है पावर। डॉक्टर जयकाल बोलता है ना शक्तिमान में पावर, वो वाला पावर भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब यार वर्क और एनर्जी और पावर हमें देखना है कि क्या चीज हो रही है। चलो यार कोशिश करते हैं समझने की। वर्क यानी कि काम, मैं कुछ भी कर रहा हूँ काम है, मैं बोल रहा हूँ काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ काम कर रहा हूँ, बैठ के टीवी देख रहा हूँ टीवी देखने का काम कर रहा हूँ, हालांकि वो भी काम ही है भैया। कोई कोई तो टाइम निकाल के टीवी देखते हैं, वो काम ही तो कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे चीजें सेटल हो जाती है, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में मैं ऐसे नहीं सोचता कि यार मैं टीवी देख ली मैंने, अरे काम कर लिया मैंने। फिजिक्स में ऐसे हो ही नहीं सकता। फिजिक्स में हम ऐसे नहीं सोचते कि मैंने टीवी देख लिया अरे काम कर लिया, नहीं। फिजिक्स में मैंने सोच लिया यार मैंने बुक पढ़ी, आज तो पूरे दिन बहुत थक गया यार बुक पढ़ते हुए, फिजिक्स मना ही कर देगा भाई बुक पढ़ लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम थके थोड़े, तुमने कुछ काम नहीं किया। बिकॉज यहाँ पे हम वर्क डन की बात जो करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे कोई काम हमारा नहीं माना जाएगा। ये हालांकि अधूरी बात है, right now it is incomplete, but yes, a force has to be applied to do the work करने के लिए भैया फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई के बिना कोई वर्क नहीं होगा। और तो बुक रीड करने में कौन सा फोर्स है भाई, आंखें खोल के भी तो देखना है, तो वहां पे भी हम काम तो नहीं कर रहे हैं। अब यार दूसरी जगह आती है क्या क्या आती है दूसरी जगह, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ तो वो भी काम नहीं कर रहा हूँ। मेंटल वर्क इज नॉट कंसिडर्ड द एक्चुअल वर्क इन फिजिक्स। In physics, work is always considered when a certain amount of force is applied. When a certain amount of force is applied, then only we can consider that a particular kind of work has been done. Force के without कोई काम नहीं होगा। तुम बेटा बेटा 100 दिन तक किताब पढ़ते रहो, फिजिक्स की नजरों में तुमने कोई काम नहीं किया है। तुम बैठे बैठे पढ़ाई करते रहो, फिजिक्स की नजरों में कोई काम तुमने नहीं किया है। फिजिक्स क्या है, तुम्हारी आंटी हो गई तो मोहल्ले की, इनकी नजरों में तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। पर वो तो चलो मजाक की बात है, बट अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्चुअली देयर हैज टू बी सम अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क, यानी कि फिजिकल वर्क दैट कैन बी सीन एंड जज्ड बाय द आईज, तभी तो हम बोलेंगे काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो किताब पढ़ लो काम नहीं हुआ है, कितनी पढ़ाई कर लो कोई काम तुमने नहीं किया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। काम तुमने किया, एनर्जी तुम्हारी गई है, यहाँ मैं खड़े खड़े बोल रहा हूँ एनर्जी मेरी गई है, बट फिजिक्स कहती है भैया मैंने कोई काम नहीं किया, तुमने बुक पढ़ के कोई काम नहीं किया, तुम ये वीडियो देख रहे हो तुमने बैठे बैठे कोई काम नहीं किया। तो फिजिक्स में तो ये मना हो गया अभी। तो फिजिक्स में एक्चुअली वर्क कहते किसे हैं? फिजिक्स में जब तक कोई फोर्स नहीं लगता हम उसे वर्क नहीं मानते। जब तक मैं इस डस्टर को हिलाने के लिए अपना फोर्स नहीं लगाता, इस डस्टर को पुश करने के लिए अपना फोर्स नहीं लगाता, till then I can't say that a work has been done, चाहे मैं इसको अब यहाँ पे क्या होता है भाई, देखो डस्टर रखा और इसमें कितना भी फोर्स लगा लूं ऐसे करके सरकार, अब काम मानूंगा इसे, क्योंकि फिजिक्स में हम किस तरह से देखते हैं भाई, हमारे पास एक जनरल व्यू पॉइंट क्या रहता है, t is equal to 0, t is equal to कोई सा भी टाइम सपोज 2 सेकेंड्स, डस्टर ये रखा, मैं 2 सेकंड तक इस पे फोर्स लगा रहा हूं,
और ये तो खैर बताने के लिए है कि डस्टर सरक नहीं रहा, आराम से सरक जाता है मेरे से तो। बट सपोज यहाँ पे एक दीवार है, एक बोर्ड ही ले लो, अब ये दीवार है इस तरफ, मैं इसको कितना भी पुश कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0 पे भी इसी पोजीशन पे था, मैं पुश करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, 10 मिनट तक मैं इसे पुश कर लूं, 600 सेकंड्स तक मैं इसे पुश कर लूं, ये अपनी पोजीशन से नहीं हटने वाला, ये अपनी पोजीशन से नहीं हटने वाला। यार ये अपनी पोजीशन से हटेगा ही नहीं, t इज इक्वल टू 2 पे भी मुझे यही दिखेगा, तो फिजिक्स की नजर फिर से बोलेंगे कि यार t इज इक्वल टू 0 पे भी यही था, t इज इक्वल टू 2 पे भी यही है। तो तुमने काम क्या किया है? अरे यार फिजिक्स, मैंने पूरी ताकत लगा दी, अब मैं बाहुबली थोड़े दीवार तोड़ दूंगा अपने मुक्के से, नहीं हो यार। और वैसे भी फिजिकल तो बाहुबली पॉसिबल भी नहीं है। चलो तो मैं इस पे कितना भी फोर्स लगाता रहूं, t इज इक्वल टू 0 पे भी दीवार यही रहेगी, फोर्स लगा लूंगा 10 मिनट तक तो भी दीवार यही रहेगी, गिवन टाइम फ्रेम में दीवार तो सिर्फ जोर लगाने से तो नहीं सरकेगी ना। तो आई विल से दैट नो वर्क हैज बीन डन, क्योंकि फिजिक्स की नजर है तो बस इस टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या कुछ इसमें चेंजेस आए, चेंजेस नहीं आए तो ये कुछ काम ही नहीं हुआ। यानी कि चीजों में चेंजेस आने जरूरी है। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t टाइम तक क्या होना चाहिए था? एक चेंज आना चाहिए था। किस चीज में चेंज आता? बोलो किस चीज में चेंज आता? पोजीशन में। किसमें? पोजीशन में। यानी कि ये ब्लॉक है रखा है, इस पे फोर्स लगाते रहो दुनिया भर का, जान निकाल लो अपनी इसको सरकारने में, पर अगर ये नहीं सरका तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तुमने कोई वर्क नहीं किया। यार फिजिक्स तो बड़ी अनोइंग आंटी हो चुकी है ना? तो यानी कि तुमने कोई वर्क नहीं किया। बट t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था और t इज इक्वल टू t टाइम पे तुमने इसको सरकार की यहाँ लाने में सफलता अर्जित की और तुम यू वर सक्सेसफुल इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, और तुमने इसको कर दिया डिस्प्लेस, एक स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस कर दिया s डिस्प्लेसमेंट से। तब फिजिक्स बोलेगा हाँ t इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक यहाँ था, t इज इक्वल टू t टाइम पे ब्लॉक यहाँ आ गया और तुमने कोई फोर्स जरूर लगाया, तुमने कोई काम जरूर किया, तभी ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया। क्योंकि अगर because if any force was not applied, box will remain here till eternity, अनंत काल तक ये बॉक्स ये रहेगा और फिजिक्स की नजरों में फिर भी कोई काम उस पे नहीं होगा। समझ में आई? तो चलो अब यार इसने सरका दिया, कैसे सरकाया? फोर्स लगा के सरकाया। तो आपने जो वर्क डन बोलता हूं ना, वर्क डन को बोलते हैं W यानी कि फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी यानी कि एस डिस्प्लेस हुई, उसको अप्लाइड फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा वर्क डन। क्या आ जाएगा भैया? वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा तुम्हारे पास। चलो आगे देखते हैं। फोर्स किसमें होता है भाई? W क्या है? वर्क डन है। F क्या है? फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड है। F क्या है? फोर्स अप्लाइड है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड है। यानी कि मैंने F फोर्स अप्लाई करके S डिस्प्लेसमेंट अचीव किया, तब जाके मैं क्या बोलूं भैया? फोर्स अप्लाई किया था तो एक डिस्प्लेसमेंट अचीव किया मैंने। समझ में आई ना बात? यही तो किया, एक फोर्स अप्लाई किया और एक डिस्प्लेसमेंट अचीव कर लिया, तब जाके मैं बोलूंगा कि वर्क डन कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कुछ वर्क डन। अब यहां पे एक चीज देखो, क्या देखोगे भैया? एक चीज देखोगे तुम, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैथ्स नहीं है जहां माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस बना देगा, नहीं, ये फिजिक्स है। वेक्टर इंटू वेक्टर विल नॉट बी अ स्केलर, इट विल बी अ वेक्टर। यस इट विल बी अ वेक्टर। तो यानी कि वर्क डन क्या हो जाता है भाई? वर्क डन आ जाती है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। मैथ्स जैसे नहीं होगा कि यार इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर।
दो मिलकर बना देंगे एक स्केलर माइनस और माइनस प्लस। ऐसे नहीं होगा, वर्क डन भी होगा वेक्टर, यानी कि वर्क डन विल आल्सो डिपेंड अपॉन द व्हाट, बोलो बोलो, वर्क डन विल आल्सो डिपेंड ऑन द दिस डायरेक्शन। किस पे? डायरेक्शन पे। अब बताता हूं चलो वो कैसे होता है, वो कैसे अचीव कर सकते हैं कि मान लो अगर फोर्स पॉजिटिव आ गया और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया तो मैं कैसे अचीव करूंगा, कैसे वर्क डन अचीव होगा कि भैया कि नेगेटिव वर्क डन कैसे आ सकता है, यानी कि एक का डायरेक्शन दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अब ये कब अचीव कर सकते हैं हम? चलो इसके लिए एक छोटा सा सेटअप देखते हैं, है ना। कैसा सेटअप देखेंगे? छोटा सा एक पुलिस सिस्टम बनाया है, ये लगाई दो पुलिस, पुलिस नहीं पुलिस। तो देखो एक टू पुलिस सिस्टम है। क्या है? टू पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम नहीं है, पुलिस सिस्टम अलग है, ये पुलिस सिस्टम है। एक पुली दो पुली। अब ये एक स्ट्रिंग जा रही है जो कि इससे वाउंड अप होते होते इसके अंदर से होते होते इससे अंदर होते होते जा रही है। अब देखोगे तुम एक चीज, देखोगे तुम कि अगर मैं पुली चलाता हूं इस तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता हूं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुली रोटेट करेगी इस तरफ। तो यानी कि फोर्स किस तरफ लग रहा है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए? किस तरफ लग रहा होगा? फोर्स लग रहा है इस तरफ। यानी कि मैं इसको इस तरफ खींच लूंगा सीधे हाथ से, हाथ पकड़ के यूं यूं खींचता रहूंगा, तो फोर्स तो अभी भी इधर ही लग रहा है ना, लग रहा है ना। बट नीचे वाली चीज किधर जाएगी? ये चीज तो इधर सरकेगी, इधर सरकेगी ना, इस तरफ सरकेगी। फोर्स किधर लग रहा है क्लॉकवाइज घुमाने के लिए? यूं लगेगा। और ये चीज अगर इस पे कोई वेट सस्पेंडेड मान लो तो वो इधर सरकेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन तो आ गई इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उल्टी आ गई, तो माइनस में लेना पड़ेगा ना यार इसको, डिस्प्लेसमेंट को माइनस में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो अगर मैं इस फोर्स के साथ इस डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा वर्क डन नेगेटिव आ सकता है। यस, इट इज पॉसिबल टू अचीव नेगेटिव वर्क डन हियर। तो यार तब मेरा वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। बट देखो जिस स्पीड से इस पुली की स्ट्रिंग इस तरफ जा रही होगी उसी स्पीड से इस तरफ भी तो जा रही है ना, तभी तो वो सरक रही है। तो यानी कि एक माइनस एफ फोर्स इधर भी लगेगा, तो अल्टीमेटली माइनस एफ और माइनस एस मिला के प्लस डब्ल्यू तो हो जाएगा। मैथमेटिकली करेक्ट है, वेक्टर लॉस के अकॉर्डिंग भी करेक्ट हो जाएंगे। बट एक नेगेटिव वर्क डन कब अचीव कर सकता हूं मैं? जब मैं ये वाला डायरेक्शन फोर्स लूंगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने इस डायरेक्शन में होगा, तब मैं अचीव कर सकता हूं क्या? एक नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हम एक बार बात कर लेते हैं भाई यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में। सिंस इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, और अभी हमने एक फॉर्मूला देखा जिससे F into S आया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया था, तो इसकी कुछ यूनिट भी होती होगी, उसको हम चेक करते हैं। चलो देखते हैं। तो सिंस मैंने वर्क डन किसमें निकाला भाई? वर्क डन था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स वाज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट वाज इन मीटर्स। तो न्यूटन मीटर क्या हो गई इसकी यूनिट, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको हम एक और नाम देते हैं जूल, जूली नहीं, जूल है ना। तो जूल यस पापा, यस वर्क डन की यूनिट यस पापा, जूल यस पापा, वर्क डन यस पापा, तो वर्क डन की यूनिट जूल हो गई। तो वर्क डन की यूनिट हो गई जूल। जूल के दिया किसको? न्यूटन मीटर को, न्यूटन इंटू मीटर हो रहा है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर को मैंने कह दिया जूल। अब उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट में बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट में बात करें तो किसमें आएगी भाई वर्क डन की स्मॉलेस्ट यूनिट? डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन नहीं, डाइन हमने पढ़ी थी ना भाई, डाइन के बारे में जाना था
19 is 10 to the power 5 न्यूटन्स, सॉरी 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन के बराबर आया था, डाइन नहीं थे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर को हम कह देते हैं ERG। बेंटन का एलियन क्या है, NRG, हेल्बर्ट पेन का रहता है ना, तो ऐसे यूनिट आती है यहाँ ERG, क्या, अर्ग, अर्ज किया है नहीं, अर्ग किया है, अर्ग है ना, तो ERG यूनिट आती है भाई। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 ERG, अर्ग, अर्ग, किसी को हट मत बोलना, आपसे बोलना अर्ग, है ना, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 10 to the power 7 ERG, आ गई समझ में। अब यहाँ पे मैं बात कहना क्या चाह रहा हूं ERG के फॉर्म में कि when a force of one dyne displaces a body to 1 centimeter, डिस्प्लेसमेंट कितना दे दे, वन डाइन का फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना दे दे बॉडी को, 1 सेंटीमीटर का, तब मैं क्या बोलूंगा भाई उसे, क्या बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा उसे कि वो हो जाएगा 1 ERG4 या 1 ERG वर्क डन आ जाएगा। If a body is pushed 1 centimeter through a force of 1 dyne, then we will say that 1 ERG work done is there, ठीक है, 1 ERG work is done। और सेम केस जूल के केस में कि अगर if a force of 1 Newton displaces the body up to 1 meter, then we say that the work done there is 1 joule and 1 joule is equal to 10 to the power 7 ERG। आगे समझ में, छोटी सी बात है, इतना कुछ सोचना नहीं, यूनिट है हमेशा याद रखना। आगे देखते हैं। तो अब यहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाले हैं। देखो यार, अभी जैसे कि हमने बात की इस दीवार को मैं कितना भी सरका दूं नहीं सरकेगी यार, हाउ नो मैटर हाउ मच फोर्स आई अप्लाई ऑन इट, देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, तो देयर विल बी नो वर्क डन। यानी कि if there is no displacement, there is no work done. If there is no displacement, then we say that there is no work done. There is no work done when there is displacement. समझ में आई बात? जब हमने उसको डिस्प्लेस किया तब हमारे पास कोई वर्क डन था ही नहीं। सेकंड क्या बोला भाई हमने, इसी का एक्सटेंशन था ना, दीवार को सरका लो, कुछ नहीं सरकी, बैठे बैठे कुर्सी पे किताब पढ़ लो, वर्क डन फिजिक्स तो नहीं मानेगा। तो दुनिया भी बोल रही है बैठ के कुर्सी ही तो तोड़ रहा है, तो दुनिया भी वही बोलेगी, बट फिजिकल सेंस में उसको वर्क नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे भैया? फिजिकल सेंस में उसको वर्क नहीं मानेंगे। वर्क डन will always be equal to Fs, where displacement occurs in the direction of force applied, where displacement occurs in the direction of the force applied, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, तब जाकर मैं क्या बोलूंगा वर्क डन हुआ है। बट एक स्पेशल केस आता है फिर हमारे पास, क्या आता है? एक स्पेशल केस। देखो स्पेशल केस क्या होता है। सपोज एक डब्बा रखा है, बॉक्स रखा है, एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, उसके हाथों में रस्सी है जो कि इस बॉक्स से बंधी है, ठीक है। अब इस बॉक्स से बंधी है तो ये इसको खींचेगा, जब ये इसको पुल करेगा डिस्प्लेसमेंट तो होगी भाई इस तरफ, किस तरफ होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी इस तरफ। लेकिन वो फोर्स किधर लगा रहा है? फोर्स तो वो अपनी साइड लगा रहा है, इस तरफ। फोर्स तो वो इधर लगा रहा है अपनी तरफ, ऊपर की तरफ से। अरे तो वो यूं झुक के थोड़े यूं खींच रहा है, झुक के थोड़े यूं खींच रहा है, वो तो यहीं से खड़े खड़े खींच रहा है। तो फोर्स तो वर्टिकल लगेगा भैया, थोड़ा सा ऊपर लगेगा, तो एक इंक्लाइंड पोजीशन पे फोर्स लग रहा है। सपोज उन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है थीटा, उन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है थीटा। तब मैं जो फोर्स मानूंगा ना इस बॉक्स पे, तो
फोर्स मानूंगा इस तरफ एफ कॉस थीटा। क्या मानूंगा फोर्स? एफ कॉस थीटा। थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है ना डिस्प्लेसमेंट से, तो इस तरफ तो मानूंगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसी तरफ एस मैग्नीट्यूड का एक डिस्प्लेसमेंट इस तरफ मिलेगा। तब मैं उसको क्या बोल दूंगा भाई? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा भाई, आ जाएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो कॉस थीटा कब लेंगे? जब फोर्स अप्लाइड और वर्क डन के बीच में एक एंगल पे लग रहा हो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट के नीचे एक एंगल यूज हो, एक एंगल बन रहा हो, तो हम उसे बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे उसे भैया? एफ एस कॉस थीटा से हम वर्क डन निकालेंगे। यहाँ पे वो सेम डायरेक्शन में उनको लेना बहुत जरूरी है, सेम डायरेक्शन में लेना जरूरी है। तो सेम डायरेक्शन में लेने के लिए जिस हिसाब से भी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हम कर लेंगे और निकाल लेंगे भैया वर्क डन। डन 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 हो जाएगा वर्क। अब यहाँ पे थीटा आया है ना, तो इससे हम 3 केसेस और निकालते हैं। चलो देखते हैं कैसे। मैं आ जाता हूं भाई केस फर्स्ट पे आ जाता हूं कि हम केस फर्स्ट में चीजों को कैसे देखते हैं भाई। केस फर्स्ट क्या लूंगा मैं? व्हाट विल आई टेक एज माय केस फर्स्ट? व्हाट विल आई टेक माय केस एज माय केस फर्स्ट? आई विल टेक अ थीटा। सपोज इफ एंगल इज मैक्सिमम, के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक चीज तुम देखो पहले, थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किस हिसाब से वेरी करती है। फॉर अ थीटा देयर इज कॉस थीटा। जैसे जैसे तुम्हारे पापा के पापा दादाजी हुए, वैसे हर थीटा के लिए उसका एक फंक्शन होता है, जिसको हम यहाँ पे कॉस ले रहे हैं, कहीं पे टेन भी लेते हैं, कहीं पे बहुत भी ले लेते हैं भैया। देखो कॉस थीटा देखते हैं भाई क्या क्या वैल्यू देता है। तो 0 डिग्री से शुरू करते हैं ना, तो cos थीटा वैल्यू देता है 0 डिग्री पे 1। 30 डिग्री पे आते हैं डिग्रीज में, 30 डिग्रीज पे आते हैं तो cos थीटा वैल्यू देता है हमें √3/2। क्या देता है वैल्यू? √3/2। फिर अब अगर 60 डिग्री पे आ जाते हैं तो वैल्यू दे देता है हाफ, और फिर आ जाता है अगर 90 डिग्री पे तो वैल्यू दे देता है 0, और बीच में एक जगह आता है भैया इंपॉर्टेंट केस ऑफ 45 डिग्री, जहां पे हम दे देते हैं उसको वैल्यू 1/√2 वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ये तुम अभी तो याद रखो, प्रूफिंग का तुम मैथ्स में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब पढ़ोगे तब ये चीजें समझ में आ जाएंगी। 45 डिग्री पे वो कितना रहता है? 1/√2, और ये वैल्यूज है। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू कब है? जब उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, यानी कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही हो रहा हो। तब मैं क्या बोलूंगा भाई? मैक्सिमम होगा, इन दिस केस इट विल बी 1। तो यानी कि व्हेन फोर्स एक्ट्स along displacement, work done will be Fs cos थीटा, यानी कि इनके बीच में कोई एंगल तो नहीं बन रहा है, फोर्स भी इसी तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, एंगल 0 डिग्री, तो वर्क डन इज Fs cos 0, Fs cos 0 is 1, it is work done is Fs। क्या हो गया भैया? वर्क डन Fs हो गया, यानी कि मैक्सिमम कहां मिलता है मुझे? यही तो मिलेगा। फिर आ जाओ यार केस 2 पे। अब यहां देखो सबसे कम वैल्यू कहां दिख रही है तुम्हें थीटा की? मुझे तो 90 पे दिख रही है, तुम्हें भी 90 पे दिख रही होगी। सबसे कम वैल्यू cos थीटा की 0 आ रही है, when थीटा इज इक्वल टू 90। व्हाट दिस मींस इज कि अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तभी तो एंगल क्या आएगा भाई?
90 डिग्री, तो यही एक केस पॉसिबल है जब एंगल 90 डिग्री आ पाएगा। यही तो एक केस पॉसिबल है जब एंगल 90 डिग्री आ पाएगा। तो इस केस में फोर्सेस परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं उस किसी ब्लॉक को यूं उठा रहा हूं तो मैं फोर्स उस पे इस तरफ लगा रहा हूं, रास्ते से यूं उठा के यूं डिस्प्लेस कर दूंगा तो मैं कोई उसे वर्क डन नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो Fs cos थीटा में मैं डालूंगा Fs cos 90 हो जाएगा 0, cos थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। यानी वर्क डन कम नहीं मान सकता मैं, जब मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगा रहा हूं तब उसे वर्क डन तब 0 आ जाएगा। तो यहां तुमने देख लिया वर्क डन क्या होता है भाई, जब एंगल नहीं होता बीच में तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब वर्क डन होता है तो जब 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन 0 हो जाता है ना 0, तब वर्क डन 0 हो जाता है। फिर अब यार ये तो दो केसेस होने चाहिए, बट तुम्हें पूरी बात तो पता नहीं है। जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो तुम देखोगे, क्या देखोगे? कुछ तो देखोगे यार कि cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो यानी कि यार ये गिवन लाइन के नीचे जा रहा है, ये पॉजिटिव y एक्सिस के बाद नेगेटिव y एक्सिस पे भी जा रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं एक ही केस की बात करूंगा यहाँ पे 180 डिग्री पे, जहां पे cos थीटा की वैल्यू होती है -1। अब इसको पता है क्या है, इसकी मिरर इमेज बना दो, थीटा के बाद सारे 90 के बाद सारे एंगल्स की मिरर इमेज बना दो, तुम्हें वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी कि 90 + 30 120 पे तुम्हें ये मिलेगा हाफ, बट माइनस का, क्योंकि एक्सेस बदल जा रही है, यहां आ जाएगा माइनस का। देखो ये आ गया क्या, 0 आ गया 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे cos थीटा 0 आ गया। फिर जिस हिसाब से वो इधर बढ़ रहा था उसी हिसाब से इधर बढ़ेगा, बट इस तरफ नेगेटिव रहेगा ना, तो जिधर इतना पॉजिटिव उस एंगल का इधर नेगेटिव ले लो। तो इसी तरह से 90 से 90 जाते जाते 0 का माइनस में आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगी वैल्यू। यानी कि मैं यहाँ ले लूंगा -1, आई विल टेक द वैल्यू एज -1। तो ये केस क्या है मेरे पास भाई, केस थर्ड 180 डिग्री कब बनेगा दोनों के बीच में, जब फोर्स अपोजिट में लगेगा डिस्प्लेसमेंट के। अब तुम बोलोगे ये केस कैसे पॉसिबल है, तो अभी हम इनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी एक बार देखेंगे, बट यहाँ पे थ्योरेटिकली समझो कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना। तो W = Fs cos 180, तो यानी कि Fs -1 यानी कि -Fs, वर्क डन आ गया नेगेटिव, आ गया ना वर्क डन नेगेटिव। अब हम इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स की एक बार बात करते हैं कि देखो कौन सा केस कैसे पॉसिबल है। देखो इसको तो इरेज कर लेते हैं अभी। तो पहला केस डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन साथ में होगा, इसका तो बहुत सारे एग्जांपल है। किसी भी डस्टर को मान लो ये फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में, ये पुश हो गया है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये तो एग्जांपल तुम्हारे समझ में आ गया होगा। और जब फोर्स अप्लाइड और उसके बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो उसको कैसे समझोगे? देखो सपोज तुमने कोई वजन उठा के यहाँ रख लिया, बोरी उठा के सर पे रख ली, तो जब सर पे बोरी रखी डिस्प्लेसमेंट फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ, और उसको उठा के अब जब चलने लगोगे तो फोर्स किधर लगा रहे हो, बोरी को उठा के रखने के लिए ऊपर। यानी कि कूलीज जो होते हैं उनके साथ यही होता है यार, फोर्स किधर लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हैं, बट जब वो हॉरिजॉन्टली सीधे चल रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है भाई, कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। कूली लोग वजन किधर उठा रखा है कूलियों ने, ऊपर। सारी दुनिया का बोझ कूली उठाते हैं, तो फोर्स इस तरफ लगा रखा है उन्होंने, और हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तब उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है वो 0 हो जाता है।
तो वर्क डन 0 आ जाएगा इस तरह से। तो यानी कि अगर कूली ने वजन उठाया और तुम्हारे साथ वजन उठा के वो 100 मीटर तक चल के उसने तुम्हारी ट्रेन में तुम्हारा सामान रख दिया, तो तुम तो बोलेगा सर फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो वर्क डन 0 आया सर आपका, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो वो तुम्हें 2 झापड़ देगा। समझ में आई बात? तो वहां पे तो पैसे दे रहा हो क्योंकि उसने काम तो किया, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया है, बिकॉज वहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यही कूली काम कब कर रहा होगा भाई? मान लो ये चल रहा है, लेकिन इस बार ये चल रहा है सीढ़ियों पे, ये सीढ़ियां चढ़ने वाला है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ भी होगा और इधर तरफ भी होगा, तो एक पॉजिटिव वर्क डन आएगा। यानी कि ये केस तब पॉसिबल होगा ना, यानी कि तब तो तुम उसे पैसे दोगे बेटा, तब तो वो ज्यादा पैसे लेगा, क्योंकि पहले तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा था तो भी पैसे ले रहा था, बट अब तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी काम कर रहा है और काम तो वो कर भी रहा है, तो वो पैसे तो ज्यादा ही लेगा। समझ में आई बात? आगे देख रहे हैं फिर हम। अब मानो यही कूली है, अब ये हमने इसको पहले सीधा चलाया, फिर सीढ़ियां चढ़वाई, अब ये उस तरफ दूसरी तरफ की सीढ़ियां उतरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। अब इनके बीच में कितना एंगल बनेगा भाई? 180 डिग्री का। तब वर्क डन नेगेटिव, यानी कि कूली का काम भी तो तुमने कर लिया इस हिसाब से, तो तुम कूली से पैसे मांगोगे क्या? तो इसीलिए फिजिक्स और जो एक्चुअल वर्क डन है वो थोड़ा सा डिफर करते हैं, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिजिक्स में ही चलना पड़ेगा, तो इस तरह से चीजें चलेंगी। यानी कि जब एंगल 0 डिग्री होगा तब मैक्सिमम वर्क होगा एफएस, और जब 90 डिग्री होगा तब कोई वर्क डन नहीं मानेंगे, और उससे भी कम नेगेटिव जा सकते हैं अगर दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए तो सिंस हम वर्क डन की जब बात करते हैं ना, तो हम 2 तरह के फोर्सेस की बात करते हैं। तो हम 2 तरह के फोर्सेस को कहते हैं भाई, एक को कह देते हैं अपन कंजर्वेटिव और दूसरे को कह देते हैं नॉन कंजर्वेटिव। एक को कह देते हैं कंजर्वेटिव और एक को कह देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करते हैं ना, तो हमें ब्रॉड बात करनी है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात बहुत ही छोटी सी है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है? दैट the work done does not depend, or the force applied does not depend on the actual path. Suppose distance और displacement वाला ही कंसेप्ट है कि मुझे A से B तक जाना है, 2 रास्ते हैं, एक C से होके जा सकता हूँ, एक D से होके जा सकता हूँ, एक C से होके जा सकता हूँ, एक D से होके जा सकता हूँ। तो मैंने C से होके B तक रास्ता लिया और फिर D से होके भी B तक रास्ता लिया और एक सीधा रास्ता ले लिया। तो इस तरफ तो मान लो वर्क डन हुआ W1, जो मैंने सीधा रास्ता लिया, C से हो गया उसका वर्क डन मान लो W2 और D से हो गया उसका वर्क डन मान लो W3। बट यहां पे मैं बात क्या करता हूं? एफएस बात करता हूं ना, वर्क डन इज एफएस, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बी, इनिशियल ए। तो मैं तो हमेशा ए से बी तक जाने वाला ही डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं ना यार, मैं तो हमेशा ए से बी तक जाने वाला ही डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ए से बी तक जाने वाला डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं बस मैं तो इस केस में क्या बोलेंगे भाई? हर केस में फिर वर्क डन तो बराबर ही आएगा, W1 will be equal to W2 will be equal to W3। ये हो गया केस फर्स्ट, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा भी यार, कोई से भी 5 पॉइंट ले लो रैंडम से, ABCD ले लो, मैं घूम ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से दोबारा घूम के ए आ गया, तो जब मैं दोबारा ए पे आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन
फाइनल पोजीशन बी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, एफ तो कुछ भी लगा लो, वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 है, कंसेप्ट अभी भी वही है, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो मतलब वर्क डन हुआ ही नहीं, और यहाँ पे वर्क डन हुआ ही नहीं यार फिर। तो यही कहता है कि जब भी बॉडी कंप्लीट राउंड लेती है तो अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट राउंड उसका कोई वर्क डन नहीं होता, और ये चीजें डिपेंड नहीं करती पाथ पे, दैट इज एक इसका एक एग्जांपल है सबसे बढ़िया, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, बट अगर मैं एक साल में 2 बार अलग अलग साल की सेम डेट्स पे देखूंगा तो अर्थ की पोजीशन क्या रहेगी? ऑलमोस्ट सेम रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, तो मतलब कि अर्थ ने तो कोई चक्कर ही नहीं काटा, क्योंकि 2 टाइम इंटरवल पे तो मुझे वही दिख गई, यानी कि यहाँ पे हमें बात नहीं करनी होती एक्चुअल पाथ की, मतलब नहीं है, हमें बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही मतलब है। और यही जब एक्चुअल पाथ पे डिपेंड होने लगे चीजें तब हम उसे क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसका एक एग्जांपल है फ्रिक्शन। वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा भाई, फ्रिक्शन का वर्क डन तो हमेशा रहेगा और बहुत ज्यादा रहेगा, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आई बात? सॉरी, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करेगा ना, जिस पाथ से ले जाऊंगा अलग अलग पाथ पे अलग अलग फ्रिक्शन रहेगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, तो यानी क्या कंजर्वेटिव फोर्स तो डिपेंड करते हैं पाथ पे, और नॉन कंजर्वेटिव नहीं डिपेंड करते, पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करते, नॉन कंजर्वेटिव बट पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो हमने अब वर्क डन के बारे में तो ना काफी बातें कर ली, मतलब हद से ज्यादा बात हो चुकी है वर्क डन के बारे में, अब इसमें तो कुछ छूटा भी नहीं है, बट फिर भी स्टिल देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट नो अबाउट, तुम जानना चाहिए तुमको पॉइंट्स के बारे में। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है कि एक सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बॉडी का? इधर हो रहा है, इधर से इधर इधर जा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो रहा है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर में। लंगर घुमाए है ना भाई तुमने, लंगर तो घुमाए होंगे, लंगर घुमाए तो ये चीज समझ में आई होगी ना, तुम्हारा फोर्स तो अंदर लगा के रखना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए, और छोड़ दोगे तो जिस डायरेक्शन में भी छोड़ोगे उस तरफ सीधा चल जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ऑलवेज क्या आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में? वर्क डन विल ऑलवेज बी 0 सिंस थीटा विल ऑलवेज बी 90, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और हमेशा डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में जनरली होता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के अलोंग हमेशा वर्क डन 0 होगा। और यही चीज में अगर सन और अर्थ में बात करूं ना, तो यहां देखना भाई सन की ग्रेविटी की ओर भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा है, अर्थ इस तरफ जा रही है तो यहाँ भी फोर्सेस ऑलमोस्ट 0 है, इसलिए वर्क डन अर्थ का हमेशा 0 माना जाएगा। लेकिन अर्थ तो यार घूम तो रही है, बट फोर्सेस के अलावा उसका वर्क डन ऑलमोस्ट हमेशा 0 आएगा, क्योंकि और फिर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन फिर से 0 हो जाएगा भाई, वर्क डन फिर से 0 हो जाएगा ना। तो भाई तुम कितना भी कर लो, जब अर्थ को ही अगर मैं देखो सेम डेट पे सेम मौसम रहता है अभी साल में, अभी पिछले साल मान लो 1 अगस्त 2017 में जो मौसम था 1 अगस्त 2018 में भी उसी दिन पे वैसा ही मौसम रहेगा, तो उसका मतलब क्या है कि यानी कि अर्थ की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है ना उस दिन अकॉर्डिंग,
अर्थ की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि अर्थ में तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिया, तो अब पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन मैं मानूंगा ही नहीं। तो यानी कि जब लोग एक साल अर्थ का चक्कर घूमने के बाद भी फिजिक्स में उसको नहीं बोलते कि भाई उसने कोई काम किया है, तो तुम कैसे ही मान सकते हो कि तुम्हें बोलेंगे कि तुमने कोई काम किया है? बताओ यार। तो यहाँ पे क्या है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है काम, हमेशा वर्क डन जीरो आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो रहेगा। तो यहाँ पे वर्क डन भाई पूरा हो गया वर्क का काम। अब हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी अगले लेक्चर में, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए बाय।